हेलो नमस्कार जय हिंद वंदे मातरम साथियों। मैं दिव्य रघुवंशी आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। दोस्तों इससे पहले आपके 5 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक उन प्रैक्टिस सेट्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप सभी लोग एक बार उन सभी प्रैक्टिस सेट को अवश्य से देख लें। दोस्तों समय को व्यर्थ किए बिना आइए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है कि सबसे पहले पहिए किससे बनाए गए थे। दोस्तों बात करें कि सबसे पहले पहिए किससे बनाए गए थे, पहला प्रश्न है रबर से, कांच से, लकड़ी से या लोहे से। तो सबसे पहले पहिए किससे बनाए गए थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी लकड़ी। लकड़ी से दोस्तों सबसे पहले पहियों का निर्माण या पहियों का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रश्न पूछा गया कि जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जन्म का वर्णन मिलता है। दोस्तों जातक कथाओं की बात करें तो जातक कथाओं में किसके जन्म और उनके पूर्व जन्मों का वर्णन मिलता है, भगवान विष्णु के, महावीर स्वामी के, श्री कृष्ण के या गौतम बुद्ध के। तो जातक कथाओं की अगर बात करें तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था और ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जातक कथाओं में सिद्धार्थ या गौतम बुद्ध के जन्म और उनके पूर्व जन्मों की चर्चा की गई है। अगला और तीसरा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित थे। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया सुल्तान की अगर बात करें तो पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत की, और कुतुबुद्दीन ऐबक किस राजवंश से संबंधित थे, मामलुक राजवंश, खिलजी राजवंश, लोदी राजवंश या मुगल राजवंश। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मामलुक राजवंश। दोस्तों रजिया सुल्तान और कुतुबुद्दीन ऐबक मामलुक राजवंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और चौथा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, डबल स्टार लगा लीजिए। प्रश्न पूछा गया कि हवा महल का निर्माण किसने करवाया था, महाराज भगवत सिंह ने, महाराजा जगजीत सिंह ने, महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने या महाराजा जसवंत सिंह ने। तो हवा महल की अगर बात करें तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। अगला और पांचवा नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई थी। मद्रास में वेद समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, 1864 में, 1847 में, 1860 में या 1852 ईस्वी में। तो मद्रास में वेद समाज की स्थापना की अगर बात करें, मद्रास जिसे वर्तमान में चेन्नई के नाम से जाना जाता है, चेन्नई या मद्रास में वेद समाज की स्थापना कब की गई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 1864 ईस्वी में। 1864 ईस्वी में मद्रास में वेद समाज की स्थापना की गई थी। अगला और छठा नंबर प्रश्न है साथियों, डायनमो ऊर्जा परिवर्तित करता है। डायनमो एक यंत्र है, ये किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, चुंबकीय को विद्युत में, प्रतिरोध का काम करता है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। डायनमो जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है और ये आपके ऑप्शन में दिया नहीं गया है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला और सातवां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में किया गया था। दोस्तों बारदौली सत्याग्रह की अगर बात करें तो 1928 में किया गया था। प्रश्न पूछा गया कि किसके नेतृत्व में किया गया था, महात्मा गांधी के, वल्लभ भाई पटेल के, लोकमान्य तिलक के या गोपाल कृष्ण गोखले के। तो बारदौली सत्याग्रह की अगर बात करें साथियों तो बारदौली सत्याग्रह जो है ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में 1928 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, बारदौली सत्याग्रह 1928 सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। अगला और आठवां नंबर प्रश्न है साथियों,
भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? युगांतर, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका या बंगाली? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, केसरी। केसरी समाचार पत्र जो है इसे लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निकाला था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा केसरी। अगला और 9वां नंबर प्रश्न है साथियों, सिपाही विद्रोह किस वर्ष में हुआ? दोस्तों सिपाही विद्रोह की अगर बात करें तो इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। सिपाही विद्रोह या भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? 1947 में, 1957 में, 1837 में या 1857 में? तो सिपाही विद्रोह या भारत के पहले क्रांतिकारी विद्रोह की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में सिपाही विद्रोह प्रारंभ हुआ था। अगला और 10वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? निम्नलिखित में से वह कौन सा आंदोलन था जिसने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया? खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, रॉलेट सत्याग्रह या इनमें से कोई नहीं? तो गांधी जी को महात्मा जिस आंदोलन ने बनाया वह निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट आंदोलन। रॉलेट आंदोलन जो था इसने गांधी जी को सच्चे अर्थों में एक विशाल और महत्वपूर्ण नेता बनाया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले और 11वें नंबर प्रश्न की बात करें साथियों, 11वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? सिंचित भूमि, पृथ्वी का आंतरिक भाग, परमाणु नाभिक या ज्वार भाटा? तो निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का स्रोत नहीं है? इसके अगर सही उत्तर की बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंचित भूमि। जो सिंचित भूमि है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। अगला और 12वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी सप्त सिंधु क्षेत्र में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो सप्त सिंधु प्रदेश में फैल जाती है और बाद में सूख जाती है? चेनाब नदी, यमुना नदी, सरस्वती नदी या झेलम नदी? तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, झेलम नदी। झेलम नदी जो है ये सप्त सिंधु प्रदेश में फैल जाती है और यहाँ फैलने के बाद में ये सूख जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा झेलम। अगला और 13वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन एक बागानी फसल है? निम्नलिखित में से कौन एक बागानी फसल है? बागानी फसल की अगर बात करें साथियों तो आपके ऑप्शन है चावल, गेहूँ, चाय और मूंगफली। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय जो है ये एक प्रकार की बागानी फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा चाय। अगला और 14 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य से नहीं मिलती है? निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमा तेलंगाना राज्य से नहीं मिलती है? छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र की, कर्नाटक की या गुजरात की? तो गुजरात राज्य एक ऐसा राज्य है जिसकी सीमा तेलंगाना राज्य से नहीं मिलती है। छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक इन सभी की सीमाएं तेलंगाना राज्य से मिलती हैं, परंतु गुजरात राज्य की सीमा तेलंगाना राज्य से नहीं मिलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। अगला और 15वां नंबर प्रश्न है साथियों, प्रश्न पूछा गया कि उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को क्या कहा जाता है? उत्तर पूर्व की पहाड़ियों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? हिमाद्री, पूर्वांचल, शिवालिक या अनाईमुड़ी? तो उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर पूर्व की जो पहाड़ियाँ हैं इन्हें पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा पूर्वांचल। अगला और 16वां नंबर प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से किस संगठन द्वारा बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं? दोस्तों निम्नलिखित में से वह कौन सा बैंक है जिसके द्वारा बैंकों की दर
जो ब्याज दरें हैं वो निर्धारित की जाती हैं और विनियमित भी की जाती हैं। वित्त मंत्रालय द्वारा, SBI द्वारा, सेबी द्वारा या RBI द्वारा। तो वह RBI द्वारा सभी बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI का फुल फॉर्म होता है और RBI के द्वारा ही सभी बैंकों की ब्याज दरें निर्धारित और विनियमित की जाती हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। अगला और 17वां नंबर प्रश्न है। 17वें नंबर प्रश्न की अगर बात करें साथियों, 17वां नंबर प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से ऋण माफ़ी शब्द किससे संबंधित है। ऋण माफ़ी शब्द की बात करें तो ऋण माफ़ी जो शब्द है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? शिक्षा से, तकनीकी से, उद्योग से या कृषि से। तो ऋण माफ़ी शब्द की अगर बात करें साथियों तो जो ऋण माफ़ी शब्द है ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि। कृषि क्षेत्र से ऋण माफ़ी शब्द संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला और 18वां नंबर प्रश्न है साथियों, एक बैंकिंग आउटलेट जो हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है। एक बैंकिंग आउटलेट हफ्ते में 5 दिन और न्यूनतम कितने घंटे प्रतिदिन के लिए खुलता है? 4, 7 घंटे, 6 घंटे या 5 घंटे। तो इसके सही उत्तर की अगर बात करें साथियों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 घंटे के लिए न्यूनतम खुलता है। अगला और 19वां नंबर प्रश्न है आज की क्लास का साथियों। प्रश्न पूछा गया कि बुल और बियर शब्द किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों इकोनॉमी का। बुल और बियर जो शब्द हैं ये किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? टोल टैक्स में, चुंगी कर में, ओवरड्राफ्ट में या शेयर बाजार में। तो बुल और बियर शब्द जो हैं ये निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों शेयर मार्केट में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। बुल और बियर शब्द का प्रयोग शेयर बाजार में या शेयर मार्केट में किया जाता है। अगला और आज की क्लास का अंतिम नंबर प्रश्न है साथियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। संविधान से एक न एक प्रश्न बनता है। प्रश्न पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19A के तहत, अनुच्छेद 18A के तहत, अनुच्छेद 20A के तहत या अनुच्छेद 21A के तहत। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19A के तहत राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आज की इस क्लास में फ़िलहाल इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक नई प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।